मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल हिंसा मामले में उपद्रवियों को विदेशी हथियार मुहैया कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। शारिक साठा गैंग से जुड़ा है आरोपी गुलाम। मुल्ला अफरोज और वारिस के माध्यम से उपलब्ध कराए थे विदेशी हथियार। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को मारने की थी प्लानिंग। दंगा भड़काकर ठप पड़े विदेशी हथियारों और चोरी की गाड़ियों के व्यापार को बढ़ाना था पूरा मकसद। संभल पुलिस ने विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी गुलाम को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलाम के रहे हैं संभल के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से संबंध। आरोपी गुलाम को हासिल था राजनीतिक संरक्षण। पुलिस ने आरोपी गुलाम से बरामद किए विदेशी हथियार और कारतूस। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। एएसपी संभल श्रीश चंद्र के कार्यालय पर किया खुलासा। संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो भी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में, बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ही करता है। इसी में ही पुलिस को और अच्छी सफलता मिली, जिसमें पुलिस द्वारा इससे जब रिकवरी की गई है इसकी निशानदेही पे, तो एक 9mm की पिस्टल पुलिस को इसके पास से मिली है। 2 पिस्टल 32 बोर की इसके पास से रिकवरी में मिली है। 1 अदद मैगजीन मिली है। 5 9mm के जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा है वो 315 बोर का इसके पास से मिला है। .22 के भी कई कारतूस मिले हैं। 30 बोर के भी इसके पास से कारतूस मिले हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इसके पास से एक BO-06 डायनामिल नोबेल एटकिन गेल्सल साफ्ट थ्राइसडॉर्फ जर्मनी लिखा हुआ एक बॉक्स मिला है, जिसमें उसके 12 बोर के 20 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे 12 बोर के 7 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे लिखा है 20 कारतूस का। इसका मतलब इसने 13 कारतूस कहीं अन्य जगहों पे इसने प्रयोग भी किए हो सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का भी इसके पास से एली नॉच करके एक कवर है और वो मिला है। और मेड इन इंडिया की पैनी के इसके 12 के AF के और चेकोस्लोवाकिया के बने हुए इसके पास मेड इन चेकोस्लोवाकिया के भी कारतूस हैं वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से इंटरनेशनली जो कारतूस हैं वो इसके पास ये यूज करता था। एक अन्य 9mm जिंदा कारतूस जिसपे SB2Z 9mm POF लिखा है, तो ये उसी तरीके का कारतूस है जो कारतूस उस दिन पुलिस के द्वारा घटना के बाद में जब नालियां खंगाली गई थी, चेक की गई थी, HHMD, DFMD
उनके सहयोग से पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर से इनको निकाला गया था। तो उस तरीके जो कार्ट्रिजेज मिले थे, सेम कार्ट्रिजेज इसके पास से भी मिले हैं और इस तरीके से इसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ है, जो इस बात को सत्यापित करता है। और जो पूर्व में भी कई वर्षों से इसकी जो खबर पुलिस के पास थी कि ये असला ट्रेडिंग में इस तरीके का काम ये दीपासराय में करते आ रहे हैं। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और सारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, झूलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब वो सीसीटीवी तोड़े गए थे उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। इन चारों लोगों की हत्या के मेन कंस्पिरेटर के रूप में इस गुलाम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इसकी और मोबाइल में इसने काफ़ी सारा डेटा डिलीट किया है, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग और इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं उसकी लाभप्रद जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। लेकिन इसका मोबाइल है वो लैब में भेजा जाएगा, वहाँ से जो भी लाभप्रद सूचना पुलिस को मिलेगी पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल करेगी। क्या इसके राजनीतिक कनेक्शन है और किसी राजनेता के कहने पर दूसरे राजनेता के बेटे या परिवार के किसी व्यक्ति पर इसका हमला कराने की बात भी? वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि 307 और 7 सील एक्ट में थाना कोतवाली संभल में 4 मार्च 2014 को लिखा गया था। जो इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के कहने पे इन्होंने अन्य जो सोहेल इकबाल हैं उसके ऊपर फायरिंग करके इन्होंने ये घटना कारित की थी और उसकी वजह से दोनों समुदायों में, मुस्लिम समुदाय के ही 2 समुदाय जिसमें तुर्क और अन्य लोगों के बीच में काफी कसीदगी है वो बनी रही। इस बार की जो घटना हुई इसमें भी कहीं राजनीतिक रूप से इनको आदेश निर्देश देने की बात आई है सर? पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संबल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी तक पुलिस के सामने अपीयर नहीं हुए हैं। जैसे ही वो अपीयर होते हैं पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके मोबाइल से उस व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाला जाएगा। सर, सारिक साठा का जो कांटेक्ट है वो कब से नेताओं के सामने आ रहा है सर? कब से नेता कांटेक्ट? सारिक साठा के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ पे ज्यादा पता चलेगा, लेकिन जो उसके साथी से पूछताछ में पता चला है
कि वो कई दशकों से यहाँ पे संभल में 1999 में भी उसके द्वारा कई लाखों की लूट है वो यहाँ के मेहनता व्यापारियों के साथ की जाती रही है। उसको पुराना संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इतने बड़े घटनाएं कारित करता था। और उसके बाद में जब उसको पता चला कि सरकार की सख्ती बहुत ज्यादा है और उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उसी के डर के मारे वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के विदेश भाग गया। सर कोई लेन देन का मामला भी सामने आया है सर क्या इन दोनों के बीच में? ये भारत में रह के सारिक साठा के लिए उसकी सारी आपराधिक गतिविधियां हैं उसको अंजाम देने का कार्य गुलाम द्वारा किया जाता है। सर कितने साल से गुलाम का और सारिक साठा का कनेक्शन रहा है और किस माध्यम से ये सारिक साठा से संपर्क करता था ये? इसने पूछताछ में बताया और इसके मोबाइल से भी एक जंगी ऐप है उसके बारे में पता चला है जिसका उस ऐप के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर नहीं रहता है और किसी भी सर्वर पे भी उसके मैसेजेस स्टोर नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो सबसे मुफीद और सबसे सेफ ऐप माना जाता है। इसलिए उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा इस ऐप का प्रयोग किया जाता है और उसी से बात की जाती है। लेकिन इसके पास से सारिक साठा की पत्नी का भी मोबाइल रिकवर हुआ है जो कि समय समय पे ताकि इसके अपने मोबाइल शक ना हो इसके ऊपर और उसकी पत्नी के मोबाइल से भी बात करता रहता है। इनके पास से सारिक साठा के 2 मोबाइल नंबर्स भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं। पुलिस द्वारा इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं उन सब से सामंजस्य से बिठा के जो भी डिटेल है उसमें निकलवाई जाएगी। टेलीकॉम अथॉरिटीज है उनसे भी डिटेल ली जाएगी। साठा की पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या चीजें सामने आई थी? पुलिस द्वारा उसके द्वारा जराइम की दुनिया से जो भी संपत्ति कमाई गई है उस संपत्ति को वेरीफाई करने के लिए और वर्तमान में कोर्ट में कोर्ट में जो एक प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसका नोटिस तामील करने के लिए और इस हिंसा से संबंधित भी अगर उसको किसी प्रकार की कोई सूचना या जानकारी हो उस लाभप्रद सूचना प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा उसको बुलाया गया। थैंक यू।